Welcome to Reading Comprehension Session 2. The level is moderate, and once again, I have chosen an actual CAT passage. This is from CAT 2020, Lot 1. Quickly have a look at the passage. पैसेज को फेस वैल्यू पे जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो राइटिंग आसान नज़र आ रही है, वोकेबलरी भी सिंपल है। तो ये एक मस्ट अटेम्प्ट पैसेज है। पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ एज आई ऑलवेज से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ के कुछ माइलस्टोन्स को हम मैप कर लेते हैं। द राइटअप स्टार्ट्स विथ कम्युनिकेशन बीइंग अ कंपोजर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑर्गेनाइज कर दिए जाते हैं, राइटअप में लिखा है, तो इन्हें हम ग्रामर के रूल्स के तहत ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड एवरीवन अग्री टू द फैक्ट दैट ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर भी ऑथर ने बहुत क्लियर कट व्यू दिया है कि ग्रामर इंपॉर्टेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है, बैड ग्रामर प्रोड्यूसेस बैड सेंटेंसेस, ये थीमेटिक लग रहा है। वी शैल कीप दिस आइडिया इन माइंड। आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ट्रंक और वाइट का। लेट्स पे अटेंशन टू द एग्जाम्पल। इट सेज, एज अ मदर ऑफ 5 with another one on the way, my ironing board is always up. ये फेस वैल्यू पे तो ऐसा लग रहा है कि सब ठीक लिखा है, बट एज वी ऑब्जर्व केयरफुली द स्टेटमेंट हैज अ ह्यूमरस मीनिंग। यहाँ पर लिखा है कि एज अ मदर ऑफ 5 with another one on the way, which means the lady is about to give birth to another child. But then instead of saying that she is going to give birth to a child, it's written, my ironing board is always up. So over here the sentence gives an impression as if the ironing board is the mother of 5. तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर होता हुआ दिख रहा है। इसे हम मॉडिफायर का एरर कह सकते हैं इन ग्रामर। तो सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो प्लेसमेंट है, अगर वो गलत हो जाए, पूरी की पूरी जो मीनिंग है वो मिसकम्युनिकेट हो सकती है। द सेंटेंस में समटाइम्स टर्न ऑफेंसिव, समटाइम्स ह्यूमरस एंड समटाइम्स रेडिक्यूलस। जैसे यहाँ पर जो मीनिंग कन्वे हो रही है, ऐसा लग रहा है जो आयनिंग बोर्ड है वो मदर ऑफ 5 है एंड इज अबाउट टू गिव बर्थ वन मोर चाइल्ड। तो ओवरऑल इस पैराग्राफ में ऑथर ग्रामर के इम्पोर्टेंस को और पार्ट्स ऑफ स्पीच के सही अरेंजमेंट को यहाँ पर एंडोर्स कर रहे हैं। इन द सेकेंड पैराग्राफ देर इज एन एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिकली नाउन्स एंड वर्ब्स, क्योंकि ऑथर ने कहा है कि नाउन्स एंड वर्ब्स जो हैं वो राइटिंग के इनडिस्पेंसिबल पार्ट्स हैं, मतलब उनके बिना शायद लिखना पॉसिबल ही नहीं है। तो वी स्टार्टेड विथ the importance of grammar and how correct grammar is necessary, and then the author is moving on to the subset nouns and verbs, जहाँ पर इन दोनों की importance को highlight किया जा रहा है। और ये भी लिखा हुआ है कि noun और verb का होना एक complete sensible sentence के लिए बेहद ज़रूरी है। तो if we were to summarize the two paragraphs in one single sentence, तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड दिस इज गवर्न्ड बाय ग्रामर, एंड अ मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर इट्स composition to make sense requires at least a noun and a verb. Only then a complete thought is expressed clearly. So an interesting observation, ओवरऑल इजी टू रीड। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि जो आने वाले पैराग्राफ्स होंगे वो या तो नाउन्स और वर्ब्स के एग्जाम्पल्स होंगे कि कैसे इन्हें यूज करके हम कंप्लीट सेंटेंसेस बना सकते हैं। कभी कभी ऑथर्स पॉइंट काउंटर पॉइंट भी देते हैं, मतलब इसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी आगे हो सकता है। लेट्स सी कि ऑथर ने किस तरह से इसे आगे डेवलप किया है। बट बिफोर वी डू दैट, एक और ऑब्जर्वेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे जो राइटअप है वो बहुत पर्सनलाइज्ड है। जैसे कि अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑथर ने यहाँ कहा है माई फेवरेट। तो ये एक पर्सनलाइजेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। सिमिलरली थोड़ा और नीचे अगर हम आते हैं तो ऑथर का जो लिखने का तरीका है
वो लार्जली सीधे-सीधे रीडर को एड्रेस करने वाला है। राइटिंग स्टाइल को हम यहाँ पर आर्गुमेंटेटिव और पार्शियली एनालिटिकल पाते हैं। आर्गुमेंटेटिव बिकॉज़ द ऑथर ऑलरेडी हैज़ अ वेरी क्लियर कट ओपिनियन अबाउट व्हाट constitutes a meaningful sentence, and most importantly why grammar is important. तो आर्गुमेंटेटिव बिकम्स द कोर स्टाइल, और थोड़ी सी एनालिसिस भी देखने को मिल रही है। सो लार्जली आर्गुमेंटेटिव एंड माइल्डली एनालिटिकल। मूविंग ऑन, सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ्स। अब यहाँ पे एज आई सेड वी कैन ऑब्जर्व अ कॉन्ट्रडिक्शन बीइंग मेंशन्ड। जैसे कि यहाँ लिखा है कि अगर आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम बहुत रिजिड हो करके और ग्रामर के हर एक पर्टिकुलर पैरामीटर को कंसिडर करें। दिस स्टेटमेंट ग्रामर पुलिस आरंट गोइंग टू कम एंड टेक यू अवे, ये दिखा रहा है कि कभी कभी लिटरेटियर्स कुछ पर्टिकुलर लिटरेरी टेक्निक्स को यूज करते हैं और कई बार वो ग्रामर को पार्शियली साइडलाइन भी कर सकते हैं। वी हैव एन एग्जांपल ऑफ विलियम स्ट्रंक ओवर हियर। और ऑथर ने ये कहा है कि कुछ रेयर केसेस में लिटरेरी सिचुएशंस में ग्रामर को स्लाइटली साइडलाइन किया जा सकता है। बट वी ऑब्जर्व अनदर काउंटर पॉइंट, तो थोड़ा सा नीचे फिर से ऑथर येट कह रहा है। येट ही गोज ऑन टू ऐड दिस थॉट विच आई अर्ज यू टू कंसिडर। एक बार फिर ऑथर यहाँ पर पर्सनल है, सीधे सीधे रीडर को एड्रेस कर रहा है, और विलियम स्ट्रंग का जो पॉइंट है उस पर अपना एक काउंटर पॉइंट दे रहा है कि ये सही है कि कभी-कभी या रेयर केसेस में ग्रामर को पार्शियली साइडलाइन किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ग्रामर रूल्स को फॉलो करना ही बेस्ट है। तो दिस स्टेटमेंट दैट प्रोबेबली डू बेस्ट टू फॉलो द रूल्स, ये दिखा रहा है कि ग्रामर के रूल्स को फॉलो करने से प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। So there was a contradictory point that says that grammar is not always very important, but then the author comes to the rescue and says that it's better to follow grammatical rules. अगले पैराग्राफ में हम देखें तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, और ऑथर ने क्वेश्चंस को एक तरह से रिटोरिकल क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। तो we can safely summarize these two paragraphs with the help of a single sentence. मोर और लेस ऑथर का जो पॉइंट है वो यही है कि ग्रामर के रूल्स भले ही लिटरेरी कभी कभी सिचुएशंस में साइडलाइन किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ग्रामर को इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन वन लाइन वी कैन से दैट समटाइम्स राइटर्स मे ब्रेक ग्रामेटिकल रूल्स, ओके, बट इवन डूइंग सो रिक्वायर्स अ वेरी सॉलिड ग्रास्प ऑफ ग्रामर। ये जो ग्रामर को साइडलाइन भी करते हैं, ये ऐसे लोग नहीं है जिन्हें ग्रामर पता नहीं है, दे अंडरस्टैंड ग्रामर, लेकिन कभी कभी लिटरेरी रीजंस की वजह से कुछ ग्रामेटिकल रूल्स को साइडलाइन किया जा सकता है। और ऑथर ने ये भी कहा है कि जो रोल है नाउन्स एंड वर्ब्स का मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक बार फिर से यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में एंडोर्स किया गया है। So the theme remains largely consistent across the paragraphs. Grammar is very important. Bad grammar produces bad sentences. Rarely or exceptionally, for certain literary considerations, sometimes we may keep grammar aside, but even those who do so understand grammar pretty well, and nouns and verbs are extremely essential to a meaningful sentence. तो अभी इतने milestones हमने clearly map कर लिए हैं। Moving on to the next paragraph, यहाँ एक बार फिर से nouns और verbs की जो अहमियत है, उनकी necessity है, वो एक बार एंडोर्स फिर से की जा रही है। इस बार तो इनफैक्ट ऑथर ने ये कहा है कि आप कोई भी नाउन ले लीजिए और उसे किसी भी एक वर्ब के साथ पेयर कर दीजिए और एक सेंटेंस आपको मिल जाएगा, और ये सेंटेंस कभी भी फेल नहीं करेगा। फेल नहीं करेगा मतलब इसका कोई ना कोई लॉजिकल सेंस हमेशा निकलेगा, इवन इफ इट डजंट डायरेक्टली साउंड वेरी करेक्ट, बट व्हेन वी लुक एट सेंटेंसेस सिंबॉलिकली और आर्टिस्टिकली, कोई ना कोई आर्टिस्टिक या सिंबॉलिक सेंस जरूर निकल आएगा। मतलब अगर आपके पास एक नाउन है और एक वर्ब है और आप उन्हें पेयर कर देते हैं, तो
देन यू कैन बी रिलैक्स्ड कि जो हमने बात कही है वो इलॉजिकल नहीं हो सकती. So this is how nouns and verbs are extremely crucial to the formation of a meaningful sentence. लास्ट में एक बार फिर से ग्रामर के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया है. पैसेज की शुरुआत भी वहीं से हो रही है और पैसेज का अंत भी वहीं हो रहा है. ग्रामर इज द पोल यू ग्रैब टू. पोल यू ग्रैब टू का मतलब ये एक सपोर्टिंग पिलर है, इसके बिना शायद सेंटेंस जो है वो इट डजंट इवन स्टैंड, एंड हेंस इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. एक लाइन में कहें तो जो नाउन वर्ब कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंसेस हैं, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज रिलायबल एंड दे नेवर फॉल बैक. और कई बार जब कॉम्प्लेक्स ग्रामर ओवरवेलमिंग हो सकती है, तो फिर ये छोटे छोटे जो सिंपल सेंटेंसेस लिखना है नाउन वर्ब वाले, दे कम टू योर रेस्क्यू. एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ऑथर ने ये कहीं नहीं कहा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बनाने चाहिए या ग्रामर में सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस बनाना ही सही है. तो हमको कोई एजम्पशंस नहीं बनाने चाहिए, जितना बताया गया है उसको दिमाग में रखना चाहिए. एक लाइन में अगर पूरे पैसेज को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रामर बहुत इम्पॉर्टेंट है. डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको जब हम ग्रामेटिकल रूल्स के पेरिफेरी में अरेंज करते हैं तो हमारे पास मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनते हैं. एक मीनिंगफुल सेंटेंस के बनने में नाउन और वर्ब की जो पेयरिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है. इफ यू हैव अ नाउन एंड अ वर्ब, देन यू आर श्योर नॉट टू फेल. ओके, तो ये क्रक्स था. अब क्वेश्चंस देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोट्स best captures the main concern of the passage. Pay attention to the question. You are supposed to identify the main concern or the main argument. बहुत सारी बातें पैसेज में लिखी हैं, बहुत सारे लोगों के कुछ कुछ स्टेटमेंट्स भी कोटेड हैं, पर ध्यान रखना चाहिए मेन कंसर्न हमारा क्वेश्चन है. ए में लिखा है नाउन्स एंड वर्ब्स. पैसेज की मेन कंसर्न ग्रामर का महत्व है. ग्रामर इंडिस्पेंसिबल है. ग्रामर के बिना अच्छे सेंटेंसेस नहीं बन सकते हैं. बैड ग्रामर प्रोड्यूसेस बैड सेंटेंसेस. तो ये मेन आइडिया पैसेज का था. ए में लिखा है नाउन्स एंड वर्ब्स आर टू इंडिस्पेंसिबल पार्ट्स ऑफ राइटिंग. व्हाइल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ सबसेट. पहले ग्रामर का जिक्र होना चाहिए, फिर नाउन्स एंड वर्ब्स का जिक्र होना चाहिए. तो वी नीड टू फाइंड आउट इफ वी हैव अ बेटर ऑप्शन. कोई ऑप्शन अगर नहीं मिलता है तो फिर हम इसे कंसिडर कर सकते हैं. B says strong and wide caution against too many simple sentences in a row. ये factually correct है, पर ये एक और छोटा subset है. It doesn't capture the main concern of the passage. C says the telling clause here is unless. ये एक सिर्फ quotation है, ये भी एक छोटा सा subset है, main idea नहीं है. So going by elimination, it is option D that talks about grammar, which happens to be the crux of the matter. Bad grammar produces bad sentences, which means correct grammar is necessary. Overall, an easy one. Moving on to question number 2. Which of the following statements, if false, now we need to pay attention to if false, could be seen as supporting the argument. तो if false supporting the argument, तो इसको ऐसे simplify कर सकते हैं कि if true, in that case it will contradict the argument or oppose the argument. अब ये मान लेते हैं कि नीचे जो सारे स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑथर के आर्गुमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा या ऑपोज करेगा. तो सिंपल टर्म्स में बोले तो ऑथर इनमें से किस बात को गलत पाएगा, हमें ये चेक करना है. विच पॉइंट इज इनकरेक्ट एज पर द ऑथर. ए में लिखा है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर हेल्प्स अ राइटर डिसाइड इफ ही शी इज राइटिंग वेल और नॉट. ये तो सही बात है, ऑथर इसे सपोर्ट करेगा, जबकि हमें ढूंढना है कि ऑथर किस पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा. तो ये गलत है. पेरिश द थॉट दैट कंप्लीट सेंटेंसेस नेसेसरली नीड नाउन्स एंड वर्ब्स. ऑथर ने थ्रू आउट द पैसेज कहा है कि नाउन्स एंड वर्ब्स बेहद ज़रूरी हैं, और अगर ये आपके पास हैं तो आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है जो लॉजिकल होता है. इनके बिना ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है. तो एक तरह से देखें तो स्टेटमेंट बी ऑथर के ओपिनियन से उल्टा है. ये हमारा आंसर हो सकता है, इसको होल्ड कर लेते हैं. सी भी पहले पढ़ लेते हैं. इफ वी हैव अ बेटर ऑप्शन, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट राइटर्स समटाइम्स डिसरिगार्ड द रूल of rhetoric
This is a statement that is true. Sometimes, for certain considerations, certain grammatical rules can be put aside. ये passage में author ने accept किया है. Regarding grammar, women writers tend to be more attentive to method and accuracy. इसको भी अगर आर्ग्यूमेंट के साथ हम टैली करें पैसेज के, तो ये लाइन ऑफ थॉट में है ऑथर के और एक सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमें यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढना है. तो गोइंग बाय एलिमिनेशन एंड द लॉजिक वी हैव डिराइव्ड, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, which makes the best sense. Moving on to question number 3. All of the following statements can be inferred from the passage except. तो क्या इन्फर हम नहीं कर सकते, यहाँ पर पूछा गया है. ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि ए, सी और डी ये तीनों ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो क्लियरली पैसेज में ऑथर ने मेंशन किए हुए हैं. ए में लिखा है सब्जेक्ट प्रेडिकेट इज द सेम एज नाउन वर्ब रिलेशनशिप, इज द सेम एज द नाउन वर्ब रिलेशन. ये तो एकदम सही लिखा हुआ है. सिमिलरली सी में लिखा है sentences do not always have to be complete for certain literary reasons. Yes, the author has accepted it. Grammar police is a metaphor for critics who focus on linguistic rules. That is also true. The passage presents it in a very similar fashion. हमें यहाँ accept बताना है. तो statement B में लिखा है the primary purpose of grammar is to ensure that sentences remain simple. That is not the point of the passage. सेंटेंसेस सिंपल हो तो वो पढ़ने में आसान होते हैं, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी हो सकते हैं. ये अलग बात है कि नाउन वर्ब यूज करके हम सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट नोवेयर इन द राइट अप हैज द ऑथर सेड दैट द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्रामर इज टू एंश्योर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओनली सिंपल सेंटेंस. so this is something outside the scope and hence the odd one out. तो ऑथर इसे डेफिनेटली कॉन्ट्रडिक्ट करेगा और इससे अग्री नहीं करेगा. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4. टेक एनी नाउन, पुट इट विद एनी वर्ब एंड यू हैव अ सेंटेंस, इट नेवर फेल्स. ये पैसेज से ही कोट किया गया है, कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं. अभी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है. यहाँ लिखा है नन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी सीन एज सिमिलर एक्सेप्ट. तो नन अपने आप में एक नेगेटिव यूसेज है और फिर से एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो इनमें से कोई भी सिमिलर नहीं है सिवाय, which means we have to find out a statement which is similar to the quotation mentioned in the question. हमको एक सिमिलर लाइन ऑफ रीजनिंग देख. लाइन ऑफ रीजनिंग क्या है? आपके पास अगर एक नाउन है और उसके साथ कोई भी वर्ब अगर आप अटैच कर दो तो एक सेंटेंस बन जाएगा. करेक्ट? तो बेसिकली नाउन और वर्ब का होना सेंटेंस के लिए बेहद ज़रूरी है. यहाँ नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये डायरेक्टली कोई भी पैसेज में लिखे नहीं हैं. दिस क्वेश्चन टाइप, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशंस, इज एन एक्स्ट्रापोलेशन क्वेश्चन, जहाँ पर पैसेज के लॉजिक को यूज करके हम ये देखते हैं कि अवेलेबल सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस पैसेज के लॉजिक को सबसे बेहतर सपोर्ट कर रहा है. इट्स अ पैरेलल रीजनिंग क्वेश्चन. ए में लिखा है अ कलेक्शन ऑफ पीपल विद द सेम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ स्पोर्ट्स टीम. तो यहाँ पर तो कोई नाउन वर्ब रिलेशनशिप जैसी नजर नहीं आ रही है जहाँ उनकी एसेंशियलिटी दिख रही हो. बी में लिखा है टेक एन एप्पल ट्री, प्लांट इट इन अ फील्ड एंड यू हैव एन ऑर्चर्ड. यहाँ पर भी कोई ऐसी नाउन वर्ब रिलेशनशिप नजर नहीं आ रही है. अ ग्रुप ऑफ नाउन्स अरेंज्ड इन अ रो बिकम्स अ सेंटेंस, इसमें वर्ब है ही नहीं. तो ए बी सी तीनों में ही नाउन और वर्ब की एसेंशियलिटी नजर नहीं आ रही है, जबकि स्टेटमेंट डी जो है वो बिल्कुल सिमिलर है. टेक एनी वेजिटेबल, इसे हम नाउन मान सकते हैं. पुट सम स्पाइसेस इन इट, इसको हम वर्ब मान सकते हैं. तो कोई भी सब्जी ले लो, उसमें कुछ मसाले डालो, ओके, एंड यू हैव अ डिश. तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू हैव अ डिश. ऐसा आप बी के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपने एक एप्पल ट्री प्लांट की तो यू हैव एन ऑर्चर्ड, इसमें नाउन वर्ब जैसी रिलेशनशिप साबित नहीं हो पा रही है. बी भी पढ़कर ऐसा लग रहा था कन्विंसिंग है, बट इट डजंट फॉलो द सेम पैटर्न. डी में नाउन वर्ब जो रिलेशनशिप है वो एकदम परफेक्टली एंडोर्स हो रही है. तो द करेक्ट वन इज ऑप्शन डी. Overall, the toughness level of this passage was moderate, and I would say it's sort of easy to moderate. लगभग हर
कैट में किसी न किसी स्लॉट में या लगभग हर स्लॉट में हम कह सकते हैं आउट ऑफ 4 पैसेजेस 1 या 2 ऐसी पैसेजेस ज़रूर होती हैं जो सिटर्स होती हैं और इनको कभी मिस आउट नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज़ वन सच पैसेज। This brings me to the end of today's discussion. We'll catch up once again with the third passage in the moderate category. Thank you.